सर अनु मलिक जी के साथ आपका काफ़ी लंबा साथ रहा है और बाजी के गाने भी काफ़ी पॉपुलर हुए थे और इनफैक्ट मुझे तो याद है उस साल दो आमिर खान की फिल्में आई थी, बाजी और अकेले तुम, अकेले हम अकेले तुम, दोनों में अनु मलिक साहब थे। तो मुझे बाजी के म्यूज़िक के बारे में कुछ बताइए, थोड़ा अनु अनु मलिक साहब के बारे में बताइए, किस तरह का ब्रीफ था उनको गानों के लिए। देखिए, जहाँ तक अन्नू का सवाल है, वो पहले दिन से ही, जब से वो म्यूज़िक डायरेक्टर बने हैं, वो मेलोडी उनकी जो है ना, वो उनका यूएसपी रहा है। अब लोगों की समझ में बाद में आया, या उन्होंने जो है मेलोडी से हटके काम करने की कोशिश की है, तब तब जब किए उन्होंने काम ऐसा मेलोडी से हटके, तो वो कामयाब कम हुए उसमें। मेलोडी जो है उनके साथ शुरू में उनके नाम के साथ जाती है, और मैं मेलोडी का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। मेलोडी ना हो गाने में, मुझे गाना अच्छा नहीं लगता। आप ज़बरदस्ती कन्विंस करेंगे, बात अलग है। उन दिनों में मेरी हर फिल्म का म्यूज़िक जो है अन्नू मलिक साहब ही दे रहे थे। तो ही बिकेम द नेचुरल चॉइस ऑफ दिस फिल्म एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ राइट, क्योंकि गाने जो है काफ़ी चले थे। एक गाना जो है ऐसा था फिल्म का, जो उन्होंने मुझे याद, उन्होंने भी किसी और जगह से उठाया है। और उन दिनों में एक और फिल्म आई थी जिसमें नदीम श्रावण साहब का म्यूज़िक था। और मज़े की बात यह है कि ये दोनों गाने एक ही साथ एक ही स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहे थे, सिर्फ फ्लोर का फ़र्क था। तो मुझे उस वक्त पता लगा कि ये गाना कहीं से उठाया गया है, बट ठीक है, हमको लगा कि कोई बात नहीं, हमारी फिल्म पहले आ जाए, या ठीक है देखा जाएगा, क्योंकि गाना इतना अच्छा बनाया गया था। तो ये वो गाना था, डोले डोले। अब किसी इंग्लिश ट्यून से, पता नहीं वो ट्यून कहाँ से ली गई, क्योंकि मेरा उस मामले में नॉलेज बहुत कम है इंग्लिश फिल्मों से, और इंग्लिश ट्यून से मैं बहुत दूर रहा हूँ। लेकिन ये एक किस्सा ऐसा हुआ था अन्नू मलिक साहब का। और खैर, आप तो जानते हैं अन्नू मलिक साहब को, मुझसे ज़्यादा लोग जानते हैं, बट पार्ट ऑफ द गेम। एक्चुअली सर एक लाइन हम थोड़ा सा एडिशन इस पे लेंगे। वो फिल्म गाना था कम सितंबर, हाँ, आपकी बाजी में शायद वो था धड़कता है दिल मेरा कहो तो सुनाऊं, टिंग 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 टिंग। और यही गाना राजा राजा में नदीम श्रवण ने, तो अगर आप नाम दे देंगे तो ऑडियंस को कलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी, अच्छा ये गाना ये राजा में गाना, ये डोले वाला ही है, डोले डोले दिल डोले, ये गाना। तो सर वो, लेकिन सेकंड सॉन्ग जो वो राजा का है, तो अगर आप दोनों का नाम दे देंगे तो ऑडियंस को कलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। ऐसा ही है, उस गाने की हम बात कर रहे हैं। और इंग्लिश ट्यून जो मुझे थोड़ा सा याद आता है, कम सितंबर कोई नाम की कोई ट्यून थी या फिल्म थी, पता नहीं, मुझे इतनी भी नॉलेज नहीं है। तो हमारी फिल्म में वो गाना था डोले डोले दिल डोले, जो आमिर खान एज ए फीमेल जो जिस पिक्चराइज किया गया था। और राजा फिल्म उन दिनों में इंदर कुमार जी की बन रही थी, उसमें भी एक गाना था बिल्कुल सेम ट्यून, वो मेरे राजा, ऐसा कुछ गाना था जो माधुरी पे और नजर मिली दिल धड़का हाँ, मेरी। ऐसा ऐसा कुछ गाना, नजर मिली दिल धड़का। वो और दोनों जो है ये कम सितंबर से लिया गया है। तो वो सब पूरा बाइट हम लगा नहीं पाए, वो कि एक ऊपर नीचे शूट हो रहे थे और हमें बाद में पता चला। अच्छा अच्छा, फिल्म रिकॉर्डिंग की बात करूँ ना, हाँ, जो अभी आपने इंसिडेंट बताया था। ऐसा है कि सनी सुपर साउंड जो है उन दिनों में नया नया खुला था, और हमारी रिकॉर्डिंग जो है थर्ड फ्लोर पे चल रही थी। और फर्स्ट फ्लोर में, वहाँ दो रिकॉर्डिंग स्टूडियो थे उस वक्त, अभी भी हैं शायद। तो थर्ड फ्लोर पे हमारा गाना रिकॉर्ड हो रहा था, और फर्स्ट फ्लोर में फिल्म राजा का रिकॉर्ड हो रहा था। तो उतरते चढ़ते, मैं लिफ्ट बहुत कम इस्तेमाल करता था, तो मैं जब क्रॉस किया फर्स्ट फ्लोर के स्टूडियो से, तो सेम ट्यून मुझे सुनाई दी। और इमीडिएटली ये बात जाकर मैंने अन्नू मलिक से की, तब जाकर मुझे पता लगा कि ये दोनों लोग जो है किसी कम सितंबर नाम की ट्यून से जो इन्होंने ये ट्यून ली है। और बट देन इट वॉज टू लेट, एंड मुझे लगा कि गाना, चलो अच्छा गाना, तो वो राजा फिल्म में वो गाना था जो माधुरी और अ, संजय कपूर। संजय कपूर पर पिक्चराइज किया गया था। और हमारी फिल्म में आमिर खान एज ए फीमेल डिस्गाइज। जी सर, रियल लोकेशंस पे आपने बाजी की ज़्यादातर शूटिंग की, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। किन लोकेशंस पे? रियल लोकेशंस पे, जैसे आपने हैदराबाद में हाईवे पे शूट किया, तो उसके बारे में, क्योंकि आमिर आमिर जी चाहते थे कि रियल लोकेशंस पे हो और पिक्चर में लुक भी बड़ा अच्छा आया उनका, तो टेल अस अबाउट दैट। रियल लोकेशन में शूट करना बहुत हिम्मत का काम होता है। और ये हिम्मत जो है प्रोड्यूसर की तो थोड़ी बहुत लगती है, ज़्यादा हिम्मत जो है डायरेक्टर की होनी चाहिए, कि उस तरह के एटमॉस्फेयर में पेशेंस रखते हुए, क्योंकि रियल लोकेशन में काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, और इतना ही पेशेंस उस एक्टर के अंदर होना चाहिए जो उस लोकेशन पे शूट कर रहा है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है डायरेक्टर के अंदर अगर पेशेंस होता भी है, तो एक्टर कोऑपरेट नहीं करते हैं।
लेकिन ये क्रेडिट आमिर खान को भी जाता है। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि बाजी फिल्म आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर का एक कॉम्बिनेशन है, एक्टर और डायरेक्टर का की जो अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए बहुत कम फिल्मों में होती है, लेकिन बाजी में ये अंडरस्टैंडिंग थी आमिर खान और आशुतोष की। तो मैं समझता हूँ जितने भी फैसले किए गए थे ये दोनों के फैसले मिल के किए गए थे, और ये फिल्म के लिए बहुत अच्छी बात थी। और देखिए आज भी ये बात की जा रही है कि साहब उस फिल्म के ये चीज़ बहुत अच्छी थी, वो चीज़ बहुत अच्छी थी। तो मुझे याद है हैदराबाद में एक शेड्यूल किया गया था, और ये जिस सीक्वेंस की आप बात कर रहे हैं ये हैदराबाद के बिज़ी रोड्स पे ये सीक्वेंस किया गया था। और वहाँ पर हमने एक सेट भी लगाया था, जेल का सेट लगाया था, क्योंकि कहीं पर भी हम शेड्यूल करने जाते हैं तो हम एक काम लेकर जाते हैं ताकि एक कंफर्टेबल शेड्यूल करके ऐसा नहीं कि एक दो दिन के लिए जाएं और आ जाएं। तो कुछ सीक्वेंस हैदराबाद में भी शूट किए गए हैं। सर फिल्म के गाने कहाँ पर शूट किए गए थे? फिल्म का गाना, एक गाना मुझे याद है ऊटी किया गया था, और कुछ पोर्शन कुछ गानों के हैदराबाद में शूट हुए थे। इसका एक शेड्यूल गानों का महाबलेश्वर में भी किया गया था, और बाकी गाने जो है बॉम्बे में और एक्चुअल लोकेशन और सेट्स लगाकर। तो इस तरह करके, क्योंकि उन दिनों में फ़ॉरेन का तो फैशन ही नहीं था, तो ज़्यादातर हम लोगों ने कोशिश की कि बेस्ट वे में गाने पिक्चराइज हों। तो इस तरह की ये आउटडोर्स हुए थे और बॉम्बे में सेट लगा कर गाने पिक्चराइज किए गए। सर अगर बाजी की बात होगी तो फिर परेश रावल साहब का भी जिक्र आएगा, और जब आपकी फिल्मों की बात होगी तब भी परेश रावल साहब का जिक्र आएगा। ये आपको मैं राज की बात बताऊं, ये परेश रावल साहब जो आज जिस बात का की खा रहे हैं, वो जिस तरह की जो कॉमेडी खा रहे हैं, मतलब देखिए एक वो लैंग्वेज है जो जल्दी समझ में आती है। तो ये काम उन्होंने हमारी फिल्मों में ही ज़्यादा किया हुआ, हमारी जितनी फिल्में उन्होंने की है ये सब में विलन का रोल करते हुए इन्होंने कॉमेडी की है उस रोल में, और उस वक्त भी बहुत अच्छा निभाया था। और ये सारा जो क्रेडिट उनको ही जाता है निभाने का, ये क्रेडिट डायरेक्टर को जाएगा कुछ हद तक, लेकिन सारा क्रेडिट उनको जाता है। और आज बाकायदा परेश रावल साहब वही कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, और लोगों ने उनको इतना पसंद किया है कि साहब हर फिल्म में एक वो फिल्म का, किसी ज़माने में महमूद साहब हुआ करते थे, उनके नाम से ऑडियंस अंदर जाती थी। तो आज परेश रावल साहब ने अपनी वो जगह बना ली है इन्हीं करेक्टर्स की वजह से, इसी तरह का जो उन्होंने काम किया है इस वजह से कि आज परेश रावल की अपनी एक ऑडियंस बन गई है। और दूसरी बात जो उनके फेवर में जाती है कि ही वॉज ऑलवेज अ डायरेक्टर्स एक्टर। प्रोड्यूसर को तो कभी उन्होंने तकलीफ़ दी ही नहीं होगी। मैं नहीं समझता कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा प्रोड्यूसर होगा जो उनके बारे में कोई शिकायत रखता हो, क्योंकि वो ही वॉज अ थॉरो जेंटलमैन, प्रोफेशनली ऑल्सो, पर्सनली ऑल्सो। तो मैंने उनके साथ में कम से कम मैं समझता हूँ 10-12 फिल्में की थी। उसके बाद फिर सिलसिला टूटा है, क्योंकि कुछ शर्तें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को नहीं सूट करती हैं, जिसमें एक शर्त उनकी आज की जो डिमांड के हिसाब से जो, तो वो थोड़ा सा पार्ट ऑफ द फिल्म मेकिंग। सर आमिर खान ने एक्शन सीक्वेंसेस के लिए ट्रेनिंग ली थी, हमें बताया गया कि 5 या 6 दिन पहले वो बाकायदा ट्रेनिंग लेते थे, और जो एक प्रोफेशनल स्टंटमैन जिस तरह स्टंट करता है तो बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। आपको कुछ उसके बारे में हमें कुछ बताइए उन्होंने। वो आमिर खान साहब में एक बहुत अच्छी खूबी ये भी थी कि वो कुछ बातें जो है वो शेयर ही नहीं करते थे किसी के साथ में। उनको लगता नहीं था कि मुझे किसी को इसमें इन्वॉल्व करना है या किसी को इसमें तकलीफ़ देनी है। तो ये भी एक ऐसी बात थी जो उन्होंने ये सारा खुद ही जो है अरेंज किया कि भाई ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है एक्शन के दौरान, और एक्शन से पहले प्रिकॉशन अगर हम ले लेते हैं कुछ सीख के कुछ शूटिंग के दौरान, तो ये फिल्म में भी अच्छा लगता है, एक्टर के लिए भी अच्छा होता है कि उसमें रिस्क कम होता है। प्लस ये जिस बात के लिए वो जाने जाते हैं कि परफेक्शनिस्ट हैं वो, तो परफेक्शन तो तभी आएगा जब इस तरह की मेहनत इन्वॉल्व होगी। तो उनकी मेहनत जो है ये उस वक्त से जो है ये एक्शन जब उन्होंने पहली बार किया तो उनको लगा कि मुझे एक्शन सीखना है और ऐसा किया जाए ताकि देखने वालों को भी अच्छा लगे और मेरे लिए भी अच्छा हो। तो आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि हाँ इस तरह के भी कुछ कामों में वो मशगूल थे जब फिल्म बनती थी। सर बात अगर उनकी मसरूफियत की निकली है तो फिर उनकी पॉलिसी है कि वो एक वक्त में एक ही फिल्म करते हैं, मगर बाजी शायद इतनी आगे चली गई थी कि उन्हें शेयर करनी पड़ी थी डेट्स। बाजी में ऐसा हुआ कि आशुतोष ग्वारिकर, देखिए कोई भी बड़ा डायरेक्टर होता है, स्पेशली समबडी लाइक आशुतोष ग्वारिकर, तो दे शूट द फिल्म
एंड दे टेक मोर नंबर ऑफ डेज देन अ नॉर्मल डायरेक्टर। तो हमने जितनी डेट्स आमिर खान साहब की ली थी उसमें तो हमारी आधी फिल्म भी नहीं बनी थी। उसके बाद पता लगा डेट्स ख़त्म हो गई और फिल्म जो है आधी बनी है। तो आमिर खान उस वक्त भी उनका जो वर्किंग सिस्टम था वो 1 फिल्म एट अ टाइम और एक दिन में एक ही फिल्म की शूटिंग करते थे। लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर साहब उन्होंने 2 शिफ्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया कि सुबह वो एक फिल्म बन रही थी उनकी अकेले हम अकेले तुम, और दोपहर में वो हमारे पास आएंगे। तो ये भी एक एडजस्ट करना उन्होंने, मैं समझता हूँ कि ये देखते हुए कि भाई फिल्म को डिले ना हो, कहीं हो जाए फिल्म और प्रोड्यूसर को नुकसान ना हो, अपने आप को उन्होंने तकलीफ़ दी और हमारी फिल्म को फिर ऑन टाइम उन्होंने ख़त्म करवाया। और सर स्टंट सीन्स जो थे फिल्म के, कहा जाता है कि बड़े वक्त से बहुत आगे थे। आपको कोई ऐसी इंसिडेंट याद आ रही है जो वाकई में बड़ा मुश्किल रही होगी आमिर खान के लिए, मगर उन्होंने वो कर गुजरे बेसिकली उस स्टंट को? आप अगर बाजी देखें तो बाजी के हर एक्शन में इस तरह का रिस्क इन्वॉल्व था जो एक एक्टर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं करता है, या एक नॉर्मल एक्टर नहीं करता है। आप सारे एक्शन सीक्वेंस उसके देख लीजिए, एक्शन में वैसे ही थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन बाजी के सारे स्टंट्स जो उस वक्त नहीं थी वो फैसिलिटीज़ जिसमें प्रिकॉशन लिया जाता है, उसके बावजूद आमिर खान ने वो सारे स्टंट्स बिना किसी शिकवा के शिकायत के उन्होंने वो स्टंट्स किए हैं। तो सारे स्टंट्स रिस्की थे। और आज भी देखिए, मैं आमिर खान से इतना खुश हूँ कि अगर आमिर खान मुझे किसी कॉस्ट में भी मिले, मैंने उस वक्त भी ट्राई की थी आमिर खान के साथ दूसरी फिल्म बनाने की, और बल्कि मैंने ये नियत की थी कि जब ऐसे एक्टर हों तो हमको इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और आज जो है मैं सिर्फ आमिर खान की बात कर रहा हूँ, पता नहीं वो मुझे याद रखा है उन्होंने कि नहीं रखा है कि मैं, उन्होंने सलीम नाम का कोई प्रोड्यूसर भी था जिसके साथ एक फ़िल्म बनाई है। और आज दौर तो ऐसा हो गया कि एक्टर जो है वो अपना प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद चुनता है वो। और आमिर खान साहब का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो तो चुनते वक्त ये भी नहीं देखते कि किसके साथ कितनी कामयाबी मिली है या किसके साथ वो कितना खुश रहे होंगे। उनकी अपनी एक काम करने का उनका एक तरीका है जो जिसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे काम करने के तरीके में इंटरफेयर करे। ऐसे वाक़या हमारी फ़िल्म की मेकिंग के दौरान भी होता था, जब उन्होंने ये कोशिश की थी कि भाई मुझे 2 फिल्मों की एक साथ शूटिंग ना करनी पड़े तो अच्छा रहेगा। तो मैंने उनको समझाया था कि ये ऐसा गलत हो जाएगा, ये इंतज़ार हम ऐसे करेंगे तो ये फिल्म स्टेल हो जाएगी, और फिल्म का स्टेल होना एक एक्टर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वो कन्विंस हो गए थे। इसी तरह बहुत सी बातें जो वो नहीं चाहते हैं कि उनके साथ जुड़े, क्योंकि मुझे याद है कि हम एक ऐसे डायरेक्टर के साथ बात कर रहे थे जो कॉमेडी फिल्में आज भी कामयाब है, बहुत नाम है उनका, लेकिन वो इस तरह की फिल्में बनाते थे जो, या बना रहे हैं, जो आमिर खान को नहीं सूट करती है। तो आमिर खान साहब ने और हमने मिलकर उनको ये समझाया था भाई ऐसा आप नहीं करेंगे, और वो मान भी गए थे। लेकिन फिर मैंने ही बाद में आमिर साहब से कहा कि हम नहीं करते इनके साथ में, क्योंकि शायद ये कुछ ऐसा होता है कि कुछ अर्सा तक आदमी मानता है फिर बाद में नहीं मानता, तो शायद एक शिकायत ना रह जाए। और इन दोनों में उनकी एक बहुत बड़ी पिक्चर हिट भी हुई थी उस डायरेक्टर साहब की, उनका नाम है डेविड धवन। तो उनकी आंखें फिल्म लगी थी और वो बहुत बड़ी हिट हो गई थी। उसके बाद मैंने ये मैसेज आमिर साहब को कन्वे किया था कि भाई ये अब शायद हमारे और आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो इससे अच्छा कि हम ना काम करें, काम करने के बाद शिकायत हो तो क्या फ़ायदा। और आज तक आमिर खान साहब ने वो मेंटेन किया हुआ है, और डेविड धवन साहब ने भी मेंटेन किया, वो उसी तरह की फिल्म बनाते हैं वो। तो ये कॉम्बिनेशन भी एक अलग कॉम्बिनेशन होता था, खैर वो नहीं होना था। सर मैं आज का आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि बाजी से पहले 16 फिल्में आमिर खान की आई जिनमें उनका हेयर स्टाइल या कुछ भी नहीं बदला, लेकिन बाजी में एक फिल्म में उनके 4 गेटअप थे। उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या आप जब आप फिल्म सोच रहे थे तब आपके दिमाग में ये था कि आमिर खान को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाना है, ये फिल्म की यूएसपी बनेगा? देखिए, स्क्रिप्ट के डिमांड के हिसाब से जो एक्टर काम ना करे, क्योंकि नो बडी शुड ट्राई टू बी अबव द स्क्रिप्ट। तो
तो जब स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि 4 गेटअप्स होंगे, मुझे याद है उसमें एक हैदराबादी करेक्टर उन्होंने प्ले किया था एक सीक्वेंस के लिए, तो उन्होंने वो काम भी किए थे जो एक एक्टर नहीं करना चाहता है, क्योंकि उससे चेहरे पे कुछ बदसूरती आ जाती है, चेहरा जो है वो सॉफ्ट नहीं लगता है। आमिर खान तो एक सॉफ्ट चेहरा रखते हैं, उनको लोग पसंद भी करते हैं कि एक सॉफ्ट चेहरा उनका। तो वो हैदराबादी जो गेटअप था उसमें उन्होंने साहब मूछें भी लगाई थी, और वो अच्छी मूछें मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें आदमी बड़ा हार्ड लगने लगता है। उन्होंने एक मस्सा लगाया था सब नकली, उन्होंने पान खाया था उसमें, उन्होंने कपड़े ऐसे पहने थे कि किसी को बदसूरत बनाना हो तो ऐसे कपड़े पहना दीजिए सब। और ऑडियंस जब हमारी फिल्म देखने जाती है तो वो तो फिर सीक्वेंस में घुस जाती है, वो थोड़ी देखती है कि ये इसको खूबसूरत ये नहीं लग रहा है, इसे ख़राब कपड़े क्यों पहने हैं। और ये बात को आमिर खान साहब बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वरना बहुत से एक्टर तो आधा काम हमारा वहीं ख़राब कर देते हैं, ये नहीं पहनूंगा, ये नहीं लगाऊंगा, ये नहीं बोलूँगा। तो ये एक अच्छे एक्टर की निशानी है कि वो स्क्रिप्ट के हिसाब से जाते हैं, और अगर कोई बात नहीं कन्विंसिंग होती है तो उसमें कुछ सच्चाई होती है तो उसको एक अलग तरीके से आदमी लेकर हैंडल करता है। और ये बात एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, एक प्रोड्यूसर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ फिल्म बनाने की कोशिश की जाए तो ज़्यादातर वो फिल्म कामयाब होती है, अच्छी फिल्म बनती है।